हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल कर, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को क्यों प्रेस कर लें? ताकि आपको आते साथ ही हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, बच्चा जम्बरू खुश हो गया। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है टाटा पंच वर्सेस स्विफ्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टाटा पंच वर्सेस स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट वर्सेस टाटा पंच 2020। सो स्टार्ट करते हैं। टाटा ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को रिवील कर दिया है और प्राइसेस के अलावा सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल कर दी है। इसी ऑफिशियल जानकारी के आधार पर हम टाटा पंच को कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार मारुति स्विफ्ट से, जो इसी प्राइस सेगमेंट में मिल जाती है। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा करारा होने वाला है, तो शायद मारुति फैन बॉयज को ये पसंद ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पंच की लेंथ है 3827 mm, जो कि 18 mm कम है स्विफ्ट की लेंथ से। इसी तरह से पंच की विड्थ है 1742 mm, जो कि 7 mm ज़्यादा है स्विफ्ट से। हाइट है 1615 mm, जो कि 85 mm ज़्यादा है स्विफ्ट से। व्हील बेस है 2445 mm, जो कि 5 mm कम है स्विफ्ट के व्हील बेस से। इन ऑन पेपर डायमेंशंस के आधार पर आप देख सकते हो कि पंच स्विफ्ट से कम लंबी है, लेकिन ज़्यादा चौड़ी भी है और ज़्यादा ऊंची भी है, और व्हील बेस तो दोनों गाड़ियों का लगभग बराबर ही है। स्विफ्ट के कैबिन में कितनी स्पेस मिल जाती है ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बात करें टाटा पंच की, तो इसमें भी आपको स्विफ्ट बराबर ही कैबिन स्पेस मिलने वाली है। टाटा मोटर्स क्लेम भी करता है कि पंच में बेस्ट इन सेगमेंट शोल्डर रूम दिया जाने वाला है। बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। पंच में आपको 366 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि 98 लीटर बड़ी है स्विफ्ट में मिलने वाली 268 लीटर की बूट स्पेस से। तो आप देख सकते हो कि कैबिन स्पेस तो दोनों ही गाड़ियों की लगभग बराबर है, लेकिन बूट स्पेस में काफी बड़ा अंतर है। आगे बढ़े और टायर्स के बारे में बात करते हैं, तो पंच में आपको 15 और 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि स्विफ्ट में 14 और 15 इंच के ही मिल पाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलती है 37 लीटर की। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो पंच में 187 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 24 mm ज्यादा है स्विफ्ट में मिलने वाली 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। स्विफ्ट में हैचबैक के हिसाब से भी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम दी गई है 163 mm की, जबकि आमतौर पर 170 mm की देखी जाती है। वहीं पंच एक माइक्रो एसयूवी है, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होना ज़्यादा बनता भी है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है कि आमतौर पर इंडिया में आप चाहें या ना चाहें, लेकिन कभी ना कभी आपको हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करनी पड़ ही जाती है। और उस समय पर अगर आपके पास कोई सेडान या फिर हैचबैक हो, तो उस ऑफरोडिंग वाले पार्ट को पार करना काफी मुश्किल हो जाता है। स्विफ्ट जैसी गाड़ी जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही 163 mm की है, इस तरह की गाड़ी के साथ कोई भी हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करने तक का सोचेगा भी नहीं। लेकिन पंच हल्की फुल्की ऑफरोडिंग बड़े आराम से कर सकती है, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफी शानदार दी गई है। इसके अलावा इसका अप्रोच एंगल है 20.3 डिग्री का, डिपार्चर एंगल है 37.6 डिग्री और रैंप ओवर एंगल है 22.2 डिग्री का। तो आप देख सकते हो कि रास्ते में सड़क हो या ना हो, पंच में आप काफी आसानी से ट्रेवल कर सकते हो। कर्ब वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्विफ्ट का वजन है 875 टू 905 किलोग्राम, जो कि 125 से 130 किलोग्राम कम है। पंच के कर्ब वेट 1000 टू 1035 किलोग्राम है। आज हर कोई जानता है कि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और टाटा की किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है। इनके बीच में डिफरेंस बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, बाकी तो कर्ब वेट में भी आप डिफरेंस देख ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 84.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी मिला करेगा। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं स्विफ्ट में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 3.68 bhp कम पावर जनरेट कर पाता है, लेकिन टॉर्क बराबर ही जनरेट करता है। और स्विफ्ट में भी आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक दिया हुआ है। पावर का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्विफ्ट में आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से स्विफ्ट ज्यादा बेहतर रिफाइंड और साइलेंट परफॉर्मेंस दे सकती है कंपैरेटिवली पंच के। रही बात माइलेज की, तो अभी तक टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि इसमें कितना माइलेज क्लेम किया जाएगा, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसमें लगभग 20 टू 21 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए, जो कि लगभग स्विफ्ट में क्लेम किए जाने वाले माइलेज से 2 से 3 kmpl कम हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप स्विफ्ट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको इन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पंच के बारे में तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वै कंट्रोल जो कि इंडस्ट्री फर्स्ट है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदते हैं तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्रैक्शन प्रो जैसा फीचर भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सेफ्टी तो पंच में ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम सेफ्टी की तो वो स्विफ्ट ऑटोमेटिक में ज़्यादा दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इन्हीं सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ में मारुति स्विफ्ट ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि टाटा की गाड़ियों ने आज तक जो सबसे कम स्कोर किया है वो स्कोर भी स्विफ्ट के स्कोर से डबल है। मेरा मतलब है कि टाटा की गाड़ियों में टियागो और टिगोर ये दो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने अभी तक सबसे कम स्कोर करा है 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। वो सबसे कम स्कोर भी स्विफ्ट के 2 आउट ऑफ 5 स्टार से डबल है। बाकी आप नेक्सॉन और अल्ट्रोज जैसी गाड़ियों का स्कोर तो जानते ही हो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जो मारुति की आज तक किसी भी गाड़ी ने स्कोर नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। रेन सेंसिंग वाइपर्स, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, ये आप चाहे फीचर मानो या ना मानो लेकिन हाँ काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर डोर काफ़ी ज़्यादा खुलें, खासकर उन लोगों के लिए जो एजेड हैं। पंच में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 7 इंच के TFT डिस्प्ले के साथ में, जबकि स्विफ्ट में आपको सेमी डिजिटल कहूँ या फिर एनालॉग स्पीडोमीटर ही मिल पाता है। रियर सीट आर्म रेस्ट, पडल लैंप्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फॉग लैंप्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं लेकिन पंच के फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन दिया गया है जो काफ़ी काम का फीचर होता है। इसके अलावा पंच की सेकंड रो में फ्लैट फ्लोर दिया गया है जिसकी वजह से 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो बीच वाला बंदा होता है वो अपने पैर कंफर्टेबली रख सकता है कंफर्टेबली उस गाड़ी के जिसमें फ्लैट फ्लोर नहीं होता। इसके अलावा पंच में आपको इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं अपनी मनपसंद परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई फीचर आपको स्विफ्ट में नहीं दिया हुआ है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो पंच में मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। अब मैं बात कर लेता हूँ उन फीचर्स के बारे में जो स्विफ्ट में मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं दिए हुए हैं। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, ये आपको पंच में नहीं मिल पाती है। इसके अलावा स्विफ्ट में आपको जो ड्राइवर विंडो है उसको आप ऑटो अप और ऑटो डाउन कर सकते हो, लेकिन पंच में सिर्फ ऑटो डाउन दिया हुआ है, ऑटो अप का फीचर नहीं है। बस इन दो फीचर्स के अलावा ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो स्विफ्ट में मिल जाता हो लेकिन पंच में नहीं मिल पाता हो। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में कितना मेजर डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि पंच को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए हमें इसके ऑफिशियल प्राइसेस नहीं पता, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पंच के प्राइसेस लगभग 5 से 7.25 लाख रुपए तक हो सकते हैं। अगर इतने ही या इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस में पंच को लॉन्च किया जाता है तो ये गाड़ी स्विफ्ट से लगभग 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक सस्ती होगी। तो आप देख सकते हो कि पंच में कैबिन स्पेस लगभग बराबर ही मिल जाती है, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और ये सब कुछ आपको कम प्राइसेस में भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट में आपको इंजन ज़्यादा रिफाइंड, स्मूथ और साइलेंट मिल जाता है, ज़्यादा माइलेज मिल जाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि पंच और स्विफ्ट में से आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। जी क्या जनाब, बात है, दिल खुश हो गया। जी जब जनाब, भी टाटा की गाड़ी देखती हूँ, कोई भी टाटा की गाड़ी देखती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा टाटा से लोग इतना प्यार करते हैं, टाटा की गाड़ियाँ इतनी पसंद करते हैं, तो वाकई बहुत सारे बेनिफिट्स टाटा देता है। अपने आप को मनवाया है तो इसके पीछे उसकी क्वालिटी, उसकी बिल्ड क्वालिटी आपने देखी कितनी अच्छी है। बिल्कुल। कोई चैलेंज, कोई और कार चैलेंज ही नहीं कर सकती उसकी बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी को। एक तो अच्छा ये- फीचर आपने देखा टाटा के इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो स्विफ्ट में नहीं है। स्विफ्ट में मैं नहीं। नोटिस करी स्विफ्ट के ज़्यादातर- सिर्फ और सिर्फ 2 फीचर्स एक्स्ट्रा हैं,
जो टाटा में नहीं है। लेकिन वो चीज़ें इतनी कोई मायने नहीं मायने नहीं रखती जितने मायने वो चीज़ें रखती हैं जो टाटा ने एक्स्ट्रा दी है। सेफ्टी फीचर्स देखें आपने, देखा है, मतलब सूझबूझ के साथ जिस तरीके से डिज़ाइन करी है कार्स को कि जो कमाल चीज़ें कमाल essential हैं, वो कमाल। हैं। टाटा की मैं कहता हूँ, मैं जितनी भी वीडियोस देख रहा हूँ और टाटा की जो पॉलिसीज़ को मैं समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले रिसर्च होती है, बहुत पहले लोगों की मेंटलिटी। हाँ। असल में जब देखें कार शोरूम्स में लोग आते हैं, कार में बैठ कार ख़रीद रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी कारें उनके पास होती हैं, फिर वो अपनी जो मसले मसाइल बता रहे होते हैं ना लोग, तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें टाटा जो है वो उस पर वर्किंग करते हैं। बिल्कुल, और उसको ध्यान में रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कोई डिज़ाइन करें तो क्या ये चीज़, फीचर्स होने चाहिए, क्या चीज़ हो, बिल्कुल। उस कितने प्राइस हो। असल में ये नेक्स्ट टाइम कस्टमर को ये शिकायत हमसे नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कोई चीज़ बिल्ड करते हो, बनाते हो, आप किस तरह बनाओ वो कस्टमर बताता है। कस्टमर आपको आके नहीं बताता, कस्टमर जब बाय कर रहा होता है, ख़रीदने आता है, हाँ, तो अपनी ज़रूरियात जो परेशानियाँ हो रही होती हैं, अच्छा, वो जिनको सबसे फेस करता है, फिर वो आपको आके अच्छा, बोलता है। सबसे मेन चीज़ कस्टमर को क्या दिक्कत होती है, सारी चीज़ें अपनी जगह। Prices? प्राइस ऑटोमेटिक, वैसी बात अच्छा, है। मुझे याद आता है जब मैंने टाटा पंच पे रिव्यू दिया था, तो मुझे याद आता है मैंने कहा था अंडर 10 लाख होगी, यानी कि 7 मैंने कितने कहा था? 5 6 इसी तरीके से, और आपने कहा था 15 तक जाएगी। नहीं, 14 मैंने तो 15 ऐसा तक। नहीं कहा था शायद। हाँ, तो आपने नहीं कहा था, वीडियो दिखानी पड़ेगी आपको दोबारा। खैर बहरहाल के फिर उसके बाद नहीं नीचे कहूँगी, कमेंट्स भी आए हैं, हिंदी- नीचे अच्छा, वो भी कमेंट्स यही कह रहे थे वो कह रहे हैं 8 तक 7 8 तक जाएगी। अभी इसकी प्राइस अच्छा, अनाउंस नहीं किया गया। हाँ, अनाउंस नहीं हुई ना अभी। मेरे हिसाब से इतने सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, अच्छी कैपेसिटी, उसके बाद लुक देखा आपने? लुक बहुत भी ऐसा नहीं कि खूबसूरत। बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा हो, बिल्कुल ऐसा कि हर एक के बाद दूसरी गाड़ी ऐसी दिखती हो। लुक भी अच्छा। इसके अलावा ये कह रहे थे कि दिखने में ऊंची भी ज़्यादा है ऊंची भी ज़्यादा और है। चौड़ी भी ज़्यादा है स्विफ्ट से। स्विफ्ट बिल्कुल। इसकी निस्बत चौड़ी भी कम है और ऊंची भी कम है, बिल्कुल। इतनी ऊंची नहीं है। अच्छा, कराची में, पाकिस्तान में सुजुकी वालों की स्विफ्ट बहुत चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्विफ्ट यहाँ पे चल रही है। वहाँ पे मारुति है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि तकरीबन शेप भी ऐसा ही है। स्विफ्ट का मतलब ये है कि लुक ये, मतलब इस अक्सर मैंने ये देखा, जैसे कराची में या पाकिस्तान में या इंडिया में जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कंपनी सेम होती है और वो मेरे ख्याल में दूसरे नाम से लॉन्च कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे मामला ये चल रहा है कि सेम नाम से लॉन्च नहीं हो सकती, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि मार्केट तो ये भी है ना, पड़ोस में ही है, तो आप उसको, कानून नहीं है इंडिया की जो कंपनी की जो गाड़ियाँ वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसका नाम चेंज करके तो हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कि शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिस्टम अच्छा, होता होगा। अगर ये मैं सोच रही हूँ कि सपोज अगर ये क्या कहते हैं टाटा पंच 5 लाख की निकली, तो हमारे लिए क्या कंडीशन होगी? 5 लाख की नहीं निकली ना, मतलब 7-8 की आ जाएगी, फर्ज नहीं, करते अगर हैं 6 की 7 की भी निकली तो मेरे हिसाब से मतलब 14-15 लाख रुपए में। हमें तो मतलब सत्ता तारीफ हो जाएगा कि इतनी अच्छी कार और 5 6 या 7 लाख की। और अगर आपको पाकिस्तान में 15 लाख की पड़ती है तो भी सस्ती। भी बेस्ट मैं कहूँगी सस्ती है, बहुत सस्ती। बेहतरीन, बहुत आला, बहुत खूबसूरत। हमारे यहाँ बहुत अच्छी रकम देकर इतनी अच्छी गाड़ियाँ यूज़ नहीं होती। 45 लाख 50 लाख और- थोड़ी जो लेवल की गाड़ियाँ हैं। अभी मैंने ये भी सुना था कि पाकिस्तान में, मतलब कोई वीडियोस में देखा था कि पाकिस्तान में गाड़ी की कीमत इतनी नहीं है जितनी हम टैक्स देते हैं, टैक्सेस कि जितने हमारे ऊपर इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गाड़ी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। आपको पता है मीरा की असल कॉस्ट पाकिस्तान में कितनी है? मैं हैरान हो गया तो सुन के कि हम मीरा कितने की यूज़ कर रहे हैं, उसकी रियल क्या है? 4 लाख Oh my असल God. कीमत उसकी। पाकिस्तान में, जापान में पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करने के बाद जो यहाँ आ रही है, असल उसकी कॉस्ट जो है 4 लाख 4 लाख है। सही। वैसे ही वो 2 लाख में महंगी बिक रही थी, 6 लाख में स्टार्टिंग 6 लाख हुई थी ना मीरा की। उसके बाद वो करीम और उबर की वजह से कॉस्ट इसकी कम थी, माइलेज कम था, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल कम लगता था इस पर, तो करीम और उबर वालों के लिए तो एक गोल्डन चिड़िया थी एक। फिर एक मीरा जिसने ली थी ना, उसने 1 साल के अंदर 2 मीरा कर ली थी, करीम और उबर की वजह से। इतनी अर्निंग होती थी उबर की वजह से, करीम की वजह से। तो मीरा की डिमांड बहुत बड़ी, फिर मीरा से मिलती जुलती गाड़ियाँ आई। तो ये वाकई जब 6 लाख की थी शुरू में, फिर हमने इसको 18 तक ले गए, 20 तक ले गए, तो हमें पता चला कि असल कॉस्ट तो इतनी डिमांड इसकी, और पाकिस्तान में 18-18, 20-20 लाख की मीरा ख़रीद रहे हैं लोग, इसकी असल कॉस्ट पाकिस्तान आने तक तो 4 लाख है सिर्फ, और 4 लाख में इतनी ज़बरदस्त गाड़ी आपके पास। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो थोड़ा सा ना गौर फिक्र करा है, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि हमारे यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग ज़ीरो है किसी भी चीज़ की। आप कुछ भी ले लें, हमारे यहाँ चीज़ों को बनाया नहीं जाता, बहुत है असेंबल्ड किया जाता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो चाहे वो कार्स हो।
तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर कोई अच्छी चीज़ आ जाती है ना मार्केट में, अच्छी और रिजनेबल प्राइसेस में, तो लोग पागलों की तरह उस पर उमड़ पड़ते हैं, ठीक है। अब जो सेलर होता है ना, जो वो चीज़ बना रहा होता है या वो जो बेच रहा होता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आवाम की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। फिर वो क्या करता है, वो उसके रेट्स इतने कर देता है, पहले तो वो रिजनेबल प्राइसेस में दे रहा होता है क्योंकि उसको भी बचत आ रही होती है। उसके बाद वो उसके रेट्स इतने कर देता है कि मतलब आवाम जो होती है ना, चाहती तो है लेना लेकिन फिर ले नहीं पाती, क्योंकि उनके पास और उनका उसका कोई कॉम्पिटेट भी नहीं है। इसका हल ये हो, देखो इसका हल ये हो कि बेशक आपकी चीज़ जितनी भी बिके, लेकिन एक लॉज हों, एक रूल्स हों, एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इश्यूज़ हों कि जब एक चीज़ की, ये तो दुनिया का असूल है, जब एक चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है या एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनीज उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इतना बल्क में या लोगों की डिमांड को पूरा कर पाए, इतना ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही होती है, तो फिर वो उसकी डिमांड जब बढ़ती है तो रेट एक नॉर्मल सी गाड़ी थी, इतनी उसमें फीचर्स नहीं थे। यूनाइटेड की एक नई कार आई है जिसमें इतने फीचर्स नहीं हैं, तो मैं उसकी सारी वीडियो देख रहा था क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो इतना मतलब देखता नहीं था, इतना वो इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन टाटा की वजह से मेरा दिल करने लग गया कि मुझे पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड की गाड़ी जो है, नॉर्मल गाड़ी मैंने देखी, उसके फीचर्स देखे, 14 लाख पाकिस्तान में बनी है। अच्छा। 14 लाख रुपए की। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि यार टाटा 7 से 8 लाख रुपए में 14 लाख पाकिस्तानी में कितनी खूबसूरत चीज़ देता है, और यहाँ पे हमें यूनाइटेड वाले 14 लाख रुपए में एक मीडियम टाइप की चीज़ दे रहे हैं। खैर बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन हुआ स्विफ्ट में और टाटा की पंच अच्छा, में। मैंने आज तक जितने कंपैरिजन देखे, मैंने कभी देखा ही नहीं कि टाटा ने किसी और कार को जीतने दे दिया हो। टाटा तो टाटा है, बस टाटा तो टाटा है, सीरियसली। टाटा तो काका है। अच्छा, मुझे जब टाटा का कंपैरिजन होता है, मैं दूसरी गाड़ी पे नजर ही नहीं मारती, मैं बोलती हूँ यही इसको ही जीतना है। कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरी गाड़ी लेकिन ये 20 लाख की भी हो और टाटा की अगर 7, 8, 10 लाख की भी हो ना, तो मुझे पता है लेकिन कि होता ये है कि टाटा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आवाम के ऐन मुताबिक है, माइंड के ज़ौक़ और के। सबसे बड़ी बात, टाटा जो काम करता है, मैंने ये देखा क्वालिटी बेस्ड, बिल्कुल ये नहीं कि जो आ रहा है भाई चलो भाई। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कंपैरिजन। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।